त्याग की कीमत अगर सिर्फ धोखा है, तो एक दिन वही त्याग इंसान को पत्थर बना देता है और फिर उसका हर वार पत्थर की चोट की तरह होता है। मनोज की शादी सौम्या से हुई थी। मनोज गांव में रहता था। उसके पिताजी की खाद और खेती के सामान की दुकान थी। मनोज के दो और छोटे भाई थे, नवीन और संजय, और एक छोटी बहन थी, सुधा। मनोज अपने पिताजी के साथ दुकान में ही बैठता था। सौम्या विदा होकर मनोज के घर आ चुकी थी। मनोज के दोनों छोटे भाई नवीन और संजय अभी पढ़ रहे थे और सुधा के लिए रिश्ता खोजा जा रहा था। इधर मनोज का भी परिवार बढ़ रहा था। सौम्या गर्भवती थी। सौम्या की दवाइयों पर पैसे खर्च होते थे और मनोज और सौम्या की कुछ व्यक्तिगत जरूरतें भी होती थी। लेकिन मनोज के पिताजी दुकान से मनोज और सौम्या के लिए पैसे देने में हमेशा आनाकानी करते थे। उनके हिसाब से घर का खर्च वही चला रहे हैं, तो मनोज को पैसों की क्या जरूरत है। और वैसे भी दुकान अभी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। उनके 3 बच्चे और हैं और अभी सबसे पहले बेटी की शादी जरूरी है। मनोज को समझ में नहीं आ रहा था कि दुकान तो अच्छी चलती है, अच्छा खासा पैसा आता है दुकान से, फिर भी पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिताजी जरूरी चीजों के लिए मनोज को पैसे नहीं देते थे, तो मनोज को परेशानी सी होने लगी थी। इसलिए मनोज ने सोच लिया था कि वो बाहर जाकर नौकरी करेगा। और एक दिन उसने अपना फैसला घर में सुना दिया, जिसे सुनकर उसके माता पिता खुश हुए और कहने लगे, हाँ बेटा, तू बाहर ही जाकर कुछ नौकरी कर ले। इससे घर में भी थोड़े पैसों की दिक्कत कम हो जाएगी और तेरे भाई बहन, उनकी भी जिम्मेदारियां हम दोनों बाप बेटा मिलकर अच्छे से संभाल लेंगे। मनोज उसी दिन अपने घर से दिल्ली के लिए निकल गया, सौम्या को अपने माँ बाप के पास छोड़कर। और दिल्ली में अपने एक दोस्त के पास आकर एक प्राइवेट कंपनी में उसने नौकरी हासिल कर ली, जिससे उसे एक ठीक ठाक तनख्वाह मिलने लगी, जिसे वो महीने के महीने अपने घर भेजता था। लेकिन वो सारा पैसा मनोज के पिताजी अपने पास रख लेते थे। सौम्या को जो परेशानी पहले थी, वही परेशानी अभी भी थी। यानी उसके हाथ में अब भी पैसे नहीं होते थे। और अब तो मनोज भी वहां नहीं था, तो उसके खाने पीने में भी सास ससुर टोका टाकी करते थे। ये भी नहीं देखते थे कि वो गर्भवती है। खैर, समय के साथ साथ सौम्या ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन ठीक से खाना पीना न मिलने के कारण और अच्छी देखभाल न मिलने के कारण बेटी बहुत कमजोर थी। उसका सारा ठीकरा भी सौम्या के सिर पर फोड़ दिया गया कि उसने गर्भावस्था में जमकर आराम किया है, कोई कामकाज नहीं किया है, तो बच्चा तंदुरुस्त कैसे होगा। मनोज हैरान था। सौम्या बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी और उसकी बेटी भी काफी कमजोर थी। पर फिर भी मनोज मुंह खोलकर अपने माँ बाप को कुछ बोल नहीं पाया। उसने अकेले में सौम्या से बोला, हर महीने पैसे तो भेजता था, तुमने फल वगैरह अच्छे से क्यों नहीं खाए। सौम्या ने बोला, पैसे पापा के पास रहते थे और अगर मैं कभी फल वगैरह के लिए कुछ बोल भी देती थी, तो चार बातें सुना दी जाती थी कि घर खर्चे में रोटी चावल दाल तो चलना मुश्किल है, हम तुम्हें फल कहाँ से खिलाएं। मनोज को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। सौम्या भी सीधी सादी थी। मनोज फिर अपने काम पर लौट गया। मनोज के माँ बाप लगातार उस पर दबाव बना रहे थे, सुधा की शादी करनी है, पैसों का इंतजाम करो, दुकान से कुछ नहीं होने वाला। मनोज जो कुछ भी कमाता था अपने घर भेज देता था, जो कि उसके पिताजी अपने बच्चों पर खर्च करते थे, ना कि मनोज की पत्नी और उसकी बेटी पर। मनोज जब भी घर आता, सौम्या बहुत बुझी बुझी सी दिखती और उसकी बेटी भी बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं थी, क्योंकि उसे भी पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था। और सौम्या तो दिन भर घर के कामों में ही खटती रहती थी। मनोज को लगता था कि सौम्या और अपनी बेटी को लेकर वो दिल्ली चला जाए, लेकिन वो मजबूर था। वो तो खुद अपने दोस्त के साथ क्वार्टर शेयर करके रहता था, तो पत्नी को कहाँ रखता। और घर के हालात देखकर उसे समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। शादी से पहले जो बेटा माँ बाप का लाडला होता है, वही शादी के बाद बेटे की जिंदगी में एक औरत आ जाती है, तो माँ बाप के लिए बाकी बच्चे तो अपने रहते हैं, लेकिन बेटा उनका अपना नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से लगाव जो रखता है। समय ऐसे ही बीत रहा था।
मनोज और सौम्या आज तक अपने हक के लिए जुबान नहीं खोल पाए थे। मनोज ने अपने कमाए आज तक के सारे पैसे माँ बाप को दे दिए थे। पूरी तरह से खाली था वो। 1 साल के बाद बहन की शादी करवा दी गई थी और बहन सुधा की शादी होने के बाद अब माता पिता ने मनोज पर दोबारा दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि एक दुकान और हो जाती तो नवीन की शादी भी हो जाती, क्योंकि एक दुकान से तो खर्चा चलेगा नहीं। मनोज ने फिर से गधा मजदूरी करनी शुरू कर दी और घर में ही एक दुकान और खुलवा दी गई नवीन के लिए, और फिर नवीन की शादी भी हो गई। सौम्या की बेटी अब स्कूल जाने लायक हो गई थी। सौम्या चाहती थी कि गांव में जो कॉन्वेंट स्कूल है, बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में करवाया जाए, लेकिन सास ससुर ने साफ मना कर दिया। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमारी औकात नहीं है उस कॉन्वेंट स्कूल की फीस देने की, इसलिए चुपचाप बगल के स्कूल में बेटी को डाल दो। सौम्या ने मन मार कर बगल के स्कूल में ही बेटी को डाल दिया, लेकिन सौम्या और मनोज को सब कुछ दिख रहा था। 4 सालों के बाद नवीन का बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया और नवीन ने अपने बेटे का एडमिशन उसी कॉन्वेंट स्कूल में कराया, जैसे अब पैसों की कोई दिक्कत ना हो। जब मनोज ने इस बारे में माँ बाप से कहा तो उन्होंने कहा, उसने अपनी दुकान के पैसों से अपने बेटे का एडमिशन करवाया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस बार सौम्या और मनोज के बर्दाश्त के बाहर हो गया। मनोज ने बोला, तो मैं भी तो हर महीने पैसे भेजता हूँ। तो उसके पिताजी ने साफ कह दिया, तो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी तो हम पाल रहे हैं, जबकि घर में सबका खाना एक साथ बनता था और पिताजी की दुकान पर सबका बराबर का हक होना चाहिए। ऊपर से मनोज अपने कमाए सारे पैसे भी अपने पिताजी को दे देता था। तब भी आज इतनी बड़ी बात कह दी थी उन्होंने। एक बेटा जिसकी दुकान भी मनोज ने गधा मजदूरी करके खुलवाई थी, उसकी कमाई से उसके अपने बच्चे और बीवी के लिए अच्छी जिंदगी चल रही थी, और एक बेटा पिछले 10 सालों से गधा मजदूरी किए जा रहा था और उसके बीवी बच्चे एक एक चीज के लिए तरस रहे थे। आज मनोज को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने कोई बड़ा फैसला लेने की सोच ली थी, लेकिन उसे थोड़ा वक्त तो लगता। आखिर सौम्या को लेकर जाता तो रखता कहाँ। इसी बीच पिताजी ने संजय की शादी की सोची और उसके लिए भी दुकान खुलवाने की जिद करने लगे। मनोज ने इस बार अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला, सारे घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है और ना ही मेरे पास इतनी शक्ति है। इतने सालों से यहाँ पैसे दे रहा हूँ और उसका अंजाम भी देख लिया। पागल नहीं हूं मैं। मनोज वापस अपने काम पर जा चुका था, लेकिन इस बार मनोज के तेवर देखकर उसके माँ बाप को समझ में आ गया कि अब मनोज से और अधिक पैसे नहीं खींचे जा सकते। इसलिए इस बार सौम्या और उसके बच्चों का जीना मुश्किल कर रखा था। सास ससुर और देवर देवरानी ने मिलकर और घर का माहौल ऐसा बना दिया था कि सौम्या वहां से निकल जाए। सौम्या तो खुद वहां नहीं रहना चाहती थी, वो तो मजबूरी में रह रही थी, क्योंकि इतने सालों में उसने देख लिया था कि घर की बड़ी बहू होने के बाद भी उसकी क्या औकात है। कल की आई देवरानी उसके ऊपर हावी रहती थी और उसे कुछ भी ताना देकर निकल जाती थी। उसका बेटा भी गांव के सबसे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था और वो उसके सामने एक से एक महंगी साड़ियां और जेवर पहनकर घूमती थी। सौम्या के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि उसके पति ने कभी उसे कुछ दिया ही नहीं था। सब कुछ माँ बाप के हाथों में रखा, जिसका उपयोग माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए किया, न कि सौम्या और उसके बच्चों के लिए। और आज वही लोग उसे घर से भगाने का भी पूरा इंतजाम कर रहे हैं। खैर, इस सब के बीच संजय की शादी भी हो गई और पिताजी ने अपनी खुद की दुकान संजय को दे दी, ये बोलकर कि अब उनसे दुकान नहीं चलेगी, तो ये दुकान अब संजय संभाल ले। मतलब दोनों छोटे बेटों को अच्छे से माँ बाप ने सेटल कर दिया और बड़े बेटे को मजदूर बनाकर घर से बाहर निकाल दिया। सौम्या और मनोज सब कुछ देख और समझ रहे थे, पर इन सब में कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती भी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। खैर, इस बार जब मनोज शहर गया तो किस्मत ने उसका साथ दिया और जिस कंपनी में वो काम करता था
वहां उसकी मैनेजर की पोस्ट पर तरक्की हो गई और उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक छोटा सा घर भी मिल गया। बस मनोज को इसी दिन का इंतजार था। उसने थोड़ी भी देर नहीं लगाई, सौम्या और अपने बच्चों को लेकर शहर आ गया। अब मनोज ने घर पैसे भेजने बंद कर दिए थे। माँ बाप फोन करके इमोशनली ब्लैकमेल करते थे। माँ ये बोलकर कि अब तो तेरे पिताजी काम भी नहीं करते, कम से कम माता पिता के लिए तो कुछ भेज दो, आखिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो मनोज साफ कहता, दुकान तो पिताजी की है, तो जमी जमाई दुकान अपने छोटे लाडले को दे दी, और एक दुकान जो मुझसे गधा मजदूरी करके खुलवाई गई थी वो अपने मझले लाडले बेटे को दे दी। क्या उन दोनों बेटों का कोई फर्ज नहीं है? क्या वो दोनों बेटे मिलकर भी माँ बाप का खर्च नहीं चला पा रहे हैं? और पापा की दुकान कितनी अच्छी चलती थी, ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। पापा के पास अच्छी खासी सेविंग पड़ी है बैंक में, ये बात भी मुझे अच्छे से पता है। तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश आगे से मत करना। माँ बाप को अब समझ में आ गया था कि अब मनोज उनके झांसे में आने वाला नहीं है, इसलिए अब बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। मनोज का दिल टूट चुका था। वजह थी पिछले 10 सालों में जो कुछ भी हुआ था उसके साथ। नवीन और संजय माँ के लाडले थे, ये बात तो उसे पहले से पता थी। और सुधा उसकी छोटी बहन, वो तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, तो उसका लाडली होना तो स्वाभाविक है। लेकिन मनोज के माँ बाप उसके साथ कोई विशेष लगाव नहीं रखते थे, खास करके उसकी शादी होने के बाद से। पता नहीं माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं। मनोज के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मनोज ने अपने दादा दादी को भी ये करते देखा था। दादा दादी ने भी उसके ताऊ ताई को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। और मनोज के पिताजी, जो कि उनके लाडले बेटे थे, उनको अपना सब कुछ सौंप दिया था। और अब वही खानदानी परंपरा मनोज के माँ बाप निभा रहे थे। और मनोज ने ऐसा अपने गांव में और घरों में भी होते देखा था। बस फर्क इतना था कि किसी घर में बड़े बेटे पराये होते थे और किसी घर में छोटे बेटे, पर कोई ना कोई बेटा पराया जरूर होता था। खास करके वो बेटा जो गांव छोड़कर निकल गया। लेकिन मनोज तो गांव छोड़कर निकला भी नहीं था, बल्कि उसे निकालने पर मजबूर किया गया था। खैर, मनोज और सौम्या अब सुकून से जीना चाहते थे। अब मनोज अपने कमाए पैसे अपनी जरूरतों पर खर्च करता था। उसने अपने बच्चों का अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दिया था। समय का पहिया ऐसे ही घूम रहा था। 10 साल और बीत चुके थे। इस बीच मनोज की माँ का देहांत हो गया, तो मनोज और सौम्या गांव गए। सारा क्रियाकर्म हो जाने के बाद मनोज ने जानबूझकर माँ के गहनों की बात उठाई थी। तो पिताजी ने बोला था, हमारी जिम्मेदारी तो निभानी नहीं थी, गहनों की बहुत फिक्र है तुझे। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सारे गहने मेरे पास सुरक्षित हैं। मनोज चुपचाप शहर आ गया था, क्योंकि उसे पहले भी कुछ नहीं मिला था और उसे आगे भी कुछ नहीं मिलने की उम्मीद थी। कुछ समय के बाद पिताजी का भी देहांत हो गया। मनोज को बहुत अच्छे से पता था कि पिताजी ने जीवन भर बहुत अच्छी कमाई की है। भले ही वो उससे झूठ बोलते थे कि दुकान नहीं चलती, पर जिस दुकान में मनोज खुद बैठता था और जिस दुकान को बिना एक बार भी सोचे समझे सीधे अपने छोटे बेटे के सुपुर्द कर दिया था, जो कि आज भी बहुत अच्छी चल रही थी। क्या मनोज को अंदाजा नहीं था उससे कितनी कमाई की गई होगी और पिताजी के पास कितनी ज्यादा जमा पूंजी होगी। लेकिन जब मनोज गांव गया तो भाइयों ने साफ मना कर दिया कि ना माँ के पास कोई जेवर है और ना ही पिताजी के पास कोई एफडी वगैरह है। जो थोड़े बहुत जेवर और पैसे थे वो दोनों के इलाज, दवाई, क्रियाकर्म में खत्म हो गए हैं और अब कुछ भी नहीं बचा है। जबकि इन सब कामों के लिए मनोज ने बराबर पैसे दिए थे। साफ साफ बेईमानी कर गए थे दोनों भाई। और मनोज और सौम्या को साफ पता था कि इन दोनों ने मिलकर सारी एफडी और जेवरों पर हाथ की सफाई कर दी है। बल्कि अपनी ताई जी से मनोज को यह भी पता चल चुका था कि इसमें सुधा भी शामिल है। और माँ के जेवर और कुछ पैसे उसे भी मिले हैं। कुछ नहीं मिला तो बस मनोज को। लेकिन मनोज और सौम्या क्या करते? जब माँ बाप ही बेईमान थे तो भाई और बहनों से क्या उम्मीद करनी।
मनोज और सौम्या चुपचाप वापस दिल्ली लौट आए थे। ले देकर उनके पास बस यही उम्मीद बची थी कि गांव में उनके बहुत से खेत हैं, जिसका बंटवारा होगा तो शायद उन्हें कुछ मिले, और उसके बाद वो उसे बेचकर दिल्ली में अपने लिए एक घर खरीद सकें। क्योंकि मनोज अभी तक कंपनी के दिए घर में रह रहा था, और जिस दिन वो उस नौकरी को छोड़ता, उसे घर भी खाली करना पड़ता। मनोज की इतनी सेविंग नहीं थी कि वो एक घर खरीद सकता। इसलिए कुछ दिन रुककर मनोज ने सोचा था कि वो जमीन जायदाद के लिए बंटवारे की बात करेगा और अपने हिस्से को बेचकर अपने लिए एक अच्छा घर खरीदेगा। लेकिन एक दिन मनोज को उसकी ताई जी से पता चला कि नवीन और संजय जमीन के कागजों में कुछ हेरा फेरी करा रहे हैं। और पता करने पर पता चला कि नवीन और संजय ने सारी जमीन अपनी अपनी पत्नियों के नाम पर करवा ली है, जो जमीन उसके पिताजी के नाम पर थी। और ये काम 1 साल पहले ही हो चुका था, और उसे कुछ भी कानो कान खबर नहीं लगने दी गई थी। इसलिए अब मनोज कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था। अंदर से टूट गया था मनोज। और अब उसने नवीन और संजय से इस बारे में बात की तो उन्होंने कह दिया, हाँ तो हम यहाँ रहते हैं, तो जमीन बांटकर आपको दे दें। सोच भी कैसे लिया आपने ऐसा? आप ये घर छोड़कर जा चुके हैं, तो इस गांव में कोई जमीन आपको नहीं मिलने वाली। हम जमीन बांटकर आपको दे दें, ताकि आप कल को उसे किसी तीसरे आदमी को बेचकर चले जाएंगे। पागल समझा है क्या हमें? भूल जाइए जमीन को। मनोज ने बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने तुम लोगों के ऊपर खर्च किया है, और तुम लोगों ने मेरे साथ इतनी बेईमानी की। पापा की सारी एफडी रख ली, माँ के सारे जेवर रख लिए, और अब जमीन भी हड़प ली। रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुम लोगों को? लेकिन उन लोगों ने बेशर्मों की तरह बातें करके फोन काट दिया। मनोज ने सुधा को फोन किया, क्योंकि ताई जी ने बताया था कि एक जमीन सुधा के नाम पर भी की गई है। सुधा ने भी अपने ही भाई को दो चार उल्टी सीधी बातें सुना दी, क्योंकि उसे जेवर, एफडी और जमीन सब कुछ में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी जरूर मिली थी, तो उसे तो अपने बेईमान भाइयों का साथ देना ही था। मनोज को समझ में आ चुका था कि उसके साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो चुकी है, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो केस मुकदमे में पैसे बर्बाद करे। सौम्या ने जब ये सुना तो वो अंदर तक टूट गई और बोली, जब से शादी हुई है बस उस घर में दिया ही दिया है, और हमारे साथ उस घर में हमेशा गलत ही हुआ है। कभी भी हमें उस घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन अब बस, अब और नहीं। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हमने कभी अपने हक के लिए लड़ाई की ही नहीं। जो जैसा होता गया हम उसे चुपचाप स्वीकार करते गए। लेकिन लोहे को लोहा ही काटता है। ऐसे शातिर लोगों को शातिराने अंदाज में ही जवाब देना होगा। मनोज ने बोला, क्या मतलब? तुम क्या सोच रही हो? सौम्या ने बोला, जैसे उन लोगों ने बेईमानी से सारे जेवर हड़प लिए, सारी एफडी हड़प ली, सारे खेत हड़प लिए, अब हमें भी बेईमानी पर उतरना पड़ेगा। मनोज बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? सौम्या ने बोला, जिस घर में तुम्हारे दोनों भाई रहते हैं, उसी घर में दोनों की दुकानें हैं, और वो पूरा घर और दुकान पापा के नाम पर ही है। मुझे नहीं लगता उसका कोई भी नाम ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हम उसका बंटवारा तो कभी नहीं करवाएंगे। बंटवारा तो खेत का ही होगा। इसलिए उन्होंने खेत में चालबाजी दिखाई, और क्योंकि वो घर और दुकान काफी बड़े हैं और बिल्कुल मुख्य सड़क पर हैं, जो गांव को शहर से जोड़ती है, तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, और वही उनका अपना जीवन गुजारने का जरिया है। अब हमें उस पर वार करना होगा। जिस तरह से पैसे देकर बेईमानी से उन लोगों ने सारे खेत अपने नाम करवाए हैं ना, वैसे ही हम भी करवाएंगे, और किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। मनोज ने बोला, क्या ये करना सही रहेगा? सौम्या ने कहा, जब अगले ने इतना कुछ कर लिया और उसके लिए सब कुछ सही था, तो हमारे लिए क्यों नहीं रहेगा? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? क्या हमारे बाल बच्चों का कोई हक नहीं है? आपने अपनी जिंदगी के 10 साल की कमाई तो अपने माँ बाप और भाई बहनों पर लुटा दी, अपने बीवी बच्चों का हक मारकर। और उसके बाद भी हम लोगों के साथ आपके भाई बहनों ने इतनी बेईमानी की, क्योंकि आपके माँ बाप ही बेईमान थे, और अब हमें बेईमानी का जवाब बेईमानी से ही देना होगा।
हमें अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने हक के लिए तो हम कभी लड़ ही नहीं पाए। मनोज ने चुपचाप अंदर ही अंदर पता लगवाया, तो सच में वो घर अभी तक उसके पिताजी के नाम पर ही था। और घर में ही क्योंकि दुकान थी, तो वो भी पिताजी के नाम पर ही थी। और वो काफी बड़ा एरिया था, और सड़क पर होने के कारण उसकी कीमत उन खेतों से 10 गुने से भी ज्यादा थी। मनोज ने बिना किसी को भनक लगे चुपचाप पैसे के बोते वो पूरा घर और दुकान सब कुछ सौम्या के नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया। और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और इस बात को भी करीब 1 साल बीत गया। अभी तक इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। पैसों से उसके भाइयों ने ये खेल खेला था, और पैसों से ही उसने भी कर्मचारियों को मिलाकर ये खेल खेल दिया। 1 साल के बाद सौम्या ने वहां पर फोन किया और कहा, मेरा घर और दुकान चुपचाप खाली कर दो, वरना मैं पुलिस लेकर आऊंगी। अपना घर और दुकान खाली करवाने का सुनकर उसके देवर और देवरानी हैरान रह गए और बोले, दिमाग ठीक है आपका? ये घर और दुकान आपकी कब से हो गए? तो सौम्या ने बोला, तभी से जब से सारे खेत, सारे जेवर और सारी एफडी तुम लोगों की हो गई। जल्दी से जल्दी मेरा घर और दुकान खाली कर दो, वरना मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। कहकर सौम्या ने फोन काट दिया। जब नवीन और संजय ने पता करवाया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा का पूरा घर और दुकान सौम्या के नाम पर हो चुका था, और सौम्या उसकी मालकिन थी। अब नवीन और संजय ने फोन करके उन्हें धमकी दी, हम कोर्ट केस करेंगे। ये बेईमानी है। सौम्या ने कहा, करो कोर्ट केस। जब कोर्ट पर यह साबित हो सकता है कि मैंने बेईमानी से सब कुछ अपने नाम करवाया है, तो ये भी तो साबित हो सकता है कि खेत भी बेईमानी से तुम लोगों ने अपनी बीवियों के नाम करवाए हैं। कानून तुम्हारे लिए अलग और मेरे लिए अलग नहीं है। और तब तो एफडी वाली बात भी खुलेगी कि कैसे पिताजी के मरने के बाद उनकी सारी एफडी उनके दोनों बेटे और एक बेटी में बटी है, जबकि उनकी 4 औलादें थी। एक केस के बाद सारी परतें खुलेंगी। कैसे सासू माँ के सारे जेवर घर से गायब हो गए और किसके पास गए? तुम्हें क्या लगता है तुम केस करोगे तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे? परत दर परत इस केस को खोलेंगे और एक एक ईंट का बराबर बराबर बंटवारा करवाएंगे। फिलहाल तो चुपचाप मेरा घर खाली करो। केस जब होगा तब होगा। अभी वो पूरा घर और दुकान मेरे नाम पर है, और मुझे मेरा घर और दुकान खाली चाहिए। और अगर केस होता भी है ना, तो वो एक विवादित प्रॉपर्टी है जिसे तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं उस पूरे घर और दुकान को सील करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रही हूँ, वरना 2 दिन के बाद तुम्हें जबरन वहां से धक्के मारकर निकलवाऊंगी। नवीन और संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि दुकान मुख्य सड़क पर होने के कारण अच्छी चलती थी। अंदर खेतों में दुकान खोलकर वो क्या करते? और गांव में तुरंत दूसरा घर और दुकान लेना आसान नहीं था। चली चलाई दुकान को बंद कर देना भी आसान नहीं था। वही उनकी रोजी रोटी थी। ऊपर से रहने का भी कोई और ठौर ठिकाना नहीं था। और वो अच्छे खासे बड़े से घर में ऐशो आराम से रहते थे। वो उतना बड़ा घर दोबारा उतनी सुविधाओं के साथ बना पाना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था उस घर और दुकान की कीमत उन खेतों की कीमत से बहुत ज्यादा है। और उन्हें ये भी पता था कि केस मुकदमा करने पर इतनी जल्दी फैसला नहीं आता है। सालों साल ये मुकदमे चलते रहते हैं। और अगर वो दुकान के लिए केस करते, तो मनोज भी खेतों के लिए केस करता। तो ना तो उनके दुकान बचते और ना ही खेत में वो कोई खेती कर पाते। सब कुछ विवादित हो जाता। मनोज तो अपनी नौकरी करता और अपनी जिंदगी आराम से गुजारता, लेकिन इनकी रोजी रोटी का साधन छिन जाता। और अगर बैंक में हुए फ्रॉड की बात खुल जाती कि किस तरह से उन लोगों ने पिताजी के अकाउंट के पैसे 3 हिस्सों में बांटे हैं, चौथे बच्चे का नाम हटाकर, तो वहां भी उनके फंसने के पूरे चांसेस थे। इसलिए उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और फोन करके समझौते की बात की। मनोज ने साफ बोला, समझौता एक शर्त पर होगा कि सब कुछ बराबर बराबर बटेगा। एक एक ईंट बराबर बराबर बटेगी। सौम्या ने भी बोला,
सासू माँ के कितने जेवर थे, क्या थे, मैंने सब देखा है। सारे जेवर देखे हैं। पहले सारे जेवर बराबर बराबर बांटे जाएंगे। मनोज ने कहा, पापा की दुकान से कितनी कमाई की है मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने भी उस दुकान को चलाया है। तो पापा के पास अंदाजन कितने पैसे होंगे मुझे बहुत अच्छे से पता है, और बैंक के रिकॉर्ड से तो पता चल ही जाएगा। मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए, खेतों में भी, पैसों में भी और जेवरों में भी। और रही घर और दुकान की बात, तो उसमें भी तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इस गुमान में मत रहना कि पूरा का पूरा घर और दुकान तुम्हें मिलेंगे। एक दुकान नवीन की और एक दुकान संजय की है, और तुम लोगों ने एक दुकान और खोल रखी है, जिसे तुम लोगों ने किराए पर चढ़ा रखा है, और उसका किराया आधा आधा बांटते हो। उसे खाली करो, वहां मेरी दुकान रहेगी, और उसे मैं किराए पर चढ़ाऊंगा, और घर में भी 3 हिस्से अलग अलग बटेंगे। इस गुमान में मत रहना कि सारा कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा। बहुत त्याग कर चुका हूं मैं अपने भाई बहनों के लिए, लेकिन अब और नहीं। अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर तुम लोगों को खिलाया है, और तुम लोगों ने मेरे हाथ पैर ही काट दिए। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारे माँ बाप की है। क्योंकि सच्चाई यही है कि कोई भी औलाद तभी बेईमानी करती है जब माँ बाप बेईमान होते हैं, और हमेशा अपने लाडले बच्चों को उनके गलत में उनका साथ देते हैं। अगर वो मेरे साथ बेईमानी नहीं करते, तो तुम लोगों के मन में ये बात कभी नहीं आती कि मेरा कोई मोल नहीं, और तुम लोगों की कभी हिम्मत नहीं पड़ती ऐसी बेईमानी करने की। अब अगर समझौता करना है तो मेरी शर्तों पर और मेरे हिसाब से होगा, वरना मेरा दुकान और घर खाली करने को तैयार रहना। कहकर मनोज ने फोन रख दिया। संजय और नवीन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय समझौते के। सुधा ने फोन करके मनोज को काफी उल्टा सीधा बोला कि आप कितने लालची हो। अच्छा खासा शहर में खा पी रहे हो, रह रहे हो, फिर भी गांव में भाइयों का सुख देखा नहीं जाता। तो इस बार सौम्या ने मनोज से फोन ले लिया और कहा, बेटी हो तो बेटी बनकर रहो, पाटीदार बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें भी लाइन पर लाने में देर नहीं लगाऊंगी। क्योंकि अब मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं रहा। सुधा को भी समझ में आ गया कि अगर वो अब इन पचड़ों में ज्यादा पड़ेगी तो वो भी घसीटी जाएगी, और इसमें उसका ही नुकसान है। इसलिए उसने भी शांत रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था, क्योंकि नीच लोगों को समझाने के लिए नीचता की हद पर जाना पड़ता है, जो सौम्या और मनोज ने कर दिखाया था। आज सौम्या और मनोज ने समझ लिया था कि रिश्तों की दुनिया में महानता दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब अपनों की नीयत ही बेईमान हो, तो सच्चाई और ईमानदारी से नहीं, बल्कि उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। दोस्तों, क्या सौम्या और मनोज ने सही किया? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।